जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों पूरा वीडियो आप इसका ज़रूर देखिएगा। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, वरना हम इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी का पोर्शन है और स्टैटिक में भी ये पोर्शन से पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को बता दें, उससे पहले हम लोगों ने स्टैटिक ही हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यूपी पुलिस सिपाही, होमगार्ड और दरोगा, इन तीनों के लिए वो कॉमन टॉपिक स्टैटिक के कवर किए थे जो तीनों के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो ये हमने कवर कर दिया था। इसके बाद हमने कुछ टॉपिक ऐसे थे जो सिर्फ कांस्टेबल में और होम गार्ड में आते हैं, तो उन टॉपिक को भी हम लोगों ने कवर किया था। आज जो है, आज ये सिर्फ दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक एफडीआई है। ये अलग से मेंशन भी है, तो एफडीआई इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और नोट्स आप बनाना तो बना लेना, वरना इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। इतने सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जा करके आप इनका वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम लोग स्टैटिक ही कवर कर रहे हैं। चलिए, तो नॉर्मल से बिल्कुल हम लोग आसानी से समझते हैं। सबसे पहले एफडीआई की परिभाषा, एफडीआई क्या होता है, ठीक है। जो बेसिक है, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो एफडीआई क्या है? तो एफडीआई को ही कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब इसकी परिभाषा की बात करें हम लोग, तो जब कोई देश किसी दूसरे देश में निवेश करता है तो इसे एफडीआई कहते हैं। अब एफडीआई के बारे में हमने नॉर्मल परिभाषा समझ ली कि जब कोई देश किसी दूसरे देश में निवेश करता है तो एफडीआई कहलाता है। एफडीआई के कुछ बेसिक फैक्ट है, जैसे इसका पूरा नाम क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भारत में इसकी शुरुआत कब की गई, तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसकी शुरुआत करी गई थी। जनक इसका विश्व में हाइमर को कहा जाता है, इसका जनक है। और भारत में अगर इसकी जनक की बात करें तो चंद्रकांत संपत जी को कहा जाता है, भारत में इसके जनक को कहा जाता है। एफडीआई को भारत में नियंत्रित और विनियमित करने वाली जो प्राधिकरण है भारत में कौन कौन से हैं, तो आरबीआई और डीपीआईआईटी, ये दो संस्थाएं हैं जो एफडीआई को नियंत्रित और विनियमित करती हैं। एफडीआई काम करता है तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। तो क्वेश्चन कई बार इसमें रिपीट हुए हैं कि ये किसके अंतर्गत काम करता है, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एफडीआई काम करता है। एफडीआई संबंधी सुधारों संबंधी समिति कौन थी, तो अरविंद मायाराम समिति 2013 में बनी थी। इसने रिपोर्ट 2014 में लगाई थी। तो ये समिति वो है कि जिसने एफडीआई के सुधार संबंधी अपनी रिपोर्ट पेश करी थी समय समय पर। तो दोस्तों, ये एक बेसिक जानकारी है जिसको आपको पता होना चाहिए। इसी बेसिक से ही आपके क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे 3 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे पहला तो फ्रेम होता है किसके अधीन संस्था काम करती है, दूसरा किससे रिलेटेड समिति कौन सी है, तीसरा इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अच्छे से, और एक और क्वेश्चन पूछता है नियंत्रित कौन करता है, तो आरबीआई और डीपीआईआईटी इसको नियंत्रित करने का काम करती है। ये आपने बेसिक अच्छे से इसका समझ लिया। चलिए आगे हम लोग इसी में देखते हैं। पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इसमें हम आप लोगों को पीवाईक्यू भी कराएंगे कि बताएंगे कि पीवाईक्यू किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो पूरा आप वीडियो इसका देखिएगा। चलिए देखते हैं भारत में एफडीआई के जो मार्ग हैं, भारत में एफडीआई के जो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो 2 मुख्य इसके मार्ग हैं। पहला है स्वचालित मार्ग यानी ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है सरकारी अनुमोदन मार्ग यानी गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अब इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये अभी हम दिखाएंगे कि 2021 व 2017 में इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी। तो इसमें स्वचालित मार्ग क्या है, इसको क्या किसे कहते हैं, तो इसमें सरकार या आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आपके लिए कीवर्ड है कि सरकार या किसी भी अधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। दूसरा है अधिकतम एफडीआई 90% से अधिक इसी मार्ग से आता है। अधिकतम जो एफडीआई ये किस मार्ग से आता है, तो जो स्वचालित मार्ग है यानी कि जो ऑटोमेटिक रूट है उसके तहत आता है 90% एफडीआई। 100% तक एफडीआई स्वचालित मार्ग से ही संभव होता है। इसके उदाहरण में कृषि, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं, किसमें, ऑटोमेटिक रूट्स एफडीआई के अंतर्गत। अगला है सरकारी अनुमोदन मार्ग में संवेदनशील क्षेत्र जैसे रक्षा हो गया, मीडिया हो गया, इसके लिए सरकार के पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें
अधिक मामलों में विभाग DEA या संबंधी अधिकारियों की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे कीवर्ड से क्या निकल के आया, इससे देखो क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। इसमें क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि इसके 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है ऑटोमेटिक मार्ग, दूसरा है गवर्नमेंटल अप्रूवल मार्ग। अब ऑटोमेटिक क्या होता है, इसमें किसी भी तरीके से RBI या अधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सरकारी अनुमोदन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। 90% जो FDI आता है वो किस मार्ग से आता है, तो ऑटोमेटिक वाले से आता है। तो बस इतनी आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं भारत में FDI को नियंत्रित करने वाली कितनी संस्थाएं, कितने कानून हैं। ये देखो ये पूछा भी गया था 2021 में, ठीक है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 है, इसी को फेमा कहते हैं, ठीक है। आप इनको फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं। विदेशी व्यापार विकास और विनियम अधिनियम 1992 ये पूछा गया था। आयकर अधिनियम 1961 और भारतीय अनुबंधन अधिनियम 1872 ये वो हैं। और इसके अलावा हमने बताया आपको RBI और इसके अलावा बताया DPIIT, ये वो हैं जो इसको FDI को नियंत्रित करती हैं और कानून बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो अभी हमने आप लोगों को क्या बताया, हमने आपको बिल्कुल बेसिक आप FDI का बताया, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा बेसिक हमने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया। इसके बाद हमने बताया कि FDI के 2 मार्ग हैं, 2 रूट हैं, एक है ऑटोमेटिक, दूसरा है गवर्नमेंटल अप्रूवल रूट। इसके बाद हमने बताया कि FDI को नियंत्रित करने वाले भारत में कौन से कानून हैं और नियंत्रित करने वाली कौन सी संस्थाएं हैं। तीसरा, अब इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं कि बैच से रिलेटेड जानकारी है, इसको आप अच्छे से समझ लो। देखो अभी हमारे पास होम गार्ड का, SSC GD का, UP कांस्टेबल का और SI का बैच इस समय रन है। अभी हाल ही में हमने RO का भी 2026 का बैच चालू करा है। तो ये होम गार्ड का बैच और UP कांस्टेबल और ये बैच सारे कंप्लीट नोट्स इनके पड़े हुए हैं। तो आप जाकर के उनकी बैच आराम से PDF निकलवा के पढ़ सकते हो, ठीक है। कंप्लीट नोट्स वहाँ पे डाल दिए गए हैं। तो बैच की डिटेल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आप ये नंबर पे मैसेज डाल देंगे व्हाट्सअप में, तब भी आपको जानकारी मिल जाएगी, वरना GS रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड करके आप देखेंगे तो बैच की पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छे से वहाँ पे दिखाई गई है। ये PDF जितने भी पेड बैच वाले स्टूडेंट हैं UPSI के, उनको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो क्लास देख ले, उन लोगों के बैच में ये PDF लगवा दी जाएगी जिन्होंने कंप्लीट बैच ले रखा है, ठीक है। आपको UPSI में क्या मिलेगा, मूल विधि मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगा, GK GS मिल जाएगा, स्टैटिक मिल जाएगा, ठीक है। UP स्पेशल मिल जाएगा, मतलब जो भी GK GS का है सिर्फ करंट छोड़कर के सारा सब कंप्लीट आपको बैच मिल जाएगा। तो बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे इस समय बैच चल रहा है। तो आप जाकर के उस बैच को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, PDF डाउनलोड करके प्रिंट करा करके अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर और भी कर सकते हैं। आप कहीं से भी MCQ PYQ कुछ भी करो, लगाओ, लेकिन आप अगर कंटेंट यहाँ का पढ़ते हो तो इसके बाद आप लगाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी और ये दावा है कि हम 90% से ज़्यादा स्कोर कर रहे होंगे। चलिए अब अगला देख लेते हैं कि कुल फुल फॉर्म भी आते हैं। अभी हम प्रकार भी बताएंगे FDI के, तो फुल फॉर्म भी जो पूछता है FDI से रिलेटेड, जैसे FDI का, RBI का, DPIIT का, SEBI का या FPI का, ठीक है। और एक इसमें सेगमेंट आता है जहाँ पे FDI और FPI से दोनों से सिमिलर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो भी हम आपको करवाएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे क्वेश्चन उसने पूछा था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे किसका फुल फॉर्म, FDI। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, 1991 में इसका गठन भारत में किया गया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसको बनाया गया। DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग होता है। SEBI का क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। FPI क्या होता है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो होता है उसको कहते हैं FPI। तो इतने तो फुल फॉर्म आपको इसमें याद करके ही चलना है। आपको बता दें बेसिक से इससे क्वेश्चन आपसे पूछता है, बेसिक में ही आपको फंसा के रखता है एग्जामिनर, तो इनको अच्छे से आप तैयार कर लेना। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे FDI और FPI में अंतर। FDI और FPI में अंतर क्या होता है, इससे क्वेश्चन कम से कम आपको बता दें कि इससे क्वेश्चन बने हैं, बहुत बेहतर टॉपिक है और बहुत अच्छे इससे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आपसे
पूछता है। बिल्कुल अच्छे से हमने बताया कि आपको इसको बिल्कुल कायदे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें एफडीआई और एफपीआई में। तो एफडीआई क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। इसको कहते हैं, एफपीआई को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। जो इसकी अवधि होती है तो ये दीर्घकालिक होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है एफडीआई, जबकि एफपीआई होता है अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। हिस्सेदारी 10% या उससे अधिक होती है एफडीआई की, जबकि 10% से कम होती है एफपीआई की। इसी सेम क्वेश्चन अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, देखना, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो होता है ये स्थिर होता है एफडीआई, जबकि ये अस्थिर होता है। इसी को हॉट मनी के नाम से हम लोग जानते हैं, किसको? एफपीआई को। बाजार प्राथमिक बाजार होता है, जबकि इसका द्वितीयक बाजार होता है। प्रबंधन और तकनीकी रोजगार इसका मुख्य उद्देश्य होता है एफडीआई का, कि केवल वित्तीय लाभ या शेयर बांड किसका होता है? एफपीआई का। यहाँ तक तो आपने समझा। अब क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होगा ये चीज़ आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये फ्रेम होता है कि जो एफडीआई होता है ये भौतिक संपत्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है? भौतिक संपत्ति के लिए होता है। एफडीआई किसके लिए होता है? तो एफडीआई होता है भौतिक संपत्ति। अब संपत्ति के अंतर्गत किसको किसको हम लोग रखेंगे, ये उदाहरण से क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर इसको पढ़ चुके हो कहीं से तो ये आप पॉइंट उसी में मेंशन कर लेना कि भौतिक संपत्ति के लिए एफडीआई होता है। जैसे कोई संस्थान हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये सब भौतिक संपत्ति है, ठीक है। ये एफडीआई के उदाहरण में आती हैं। एफपीआई के उदाहरण में कौन आता है? तो जैसे आते हैं हमारे शेयर या बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड, या फिर बैंक में जो पैसा जमा है, ठीक है, वो सब आता है एफपीआई के अंतर्गत। और इसी से एक क्वेश्चन आपसे निकल के पूछा गया था 2021 में। आगे हम आपको इन चीज़ों को दिखा देंगे, ठीक है। चलिए हमने क्या अभी समझा, एक बार जल्दी से इन चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक एफडीआई के बारे में समझा, फिर एफडीआई के मार्ग समझे, फिर एफडीआई को नियंत्रित करने वाले कानून समझे। इसके बाद हमने समझा कि एफडीआई से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसमें एफडीआई में डिस्कस होता है, जिन पॉइंटों को, जैसे आरबीआई है, डीपीआईआईटी है, सेबी है, एफपीआई है, इनके बारे में। फिर हमने एफडीआई और एफपीआई में अंतर समझा। इसके बाद हम अब समझ रहे हैं एफडीआई के प्रकार कितने होते हैं। बहुत लोगों को सस्पेंस रहता है एफडीआई के प्रकार में, तो आपको बता दें एफडीआई रणनीति के आधार पे और निवेश के आधार पे 2 टाइप से होती है। अगर रणनीति के आधार पे बोले तो ये 4 टाइप की होती है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, समूह और प्लेटफॉर्म। और निवेश के आधार पे ग्रीन फील्ड निवेश और ब्राउन फील्ड निवेश, ठीक है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप प्रकार पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हुए 15 सालों के पेपर में कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कितने प्रकार का होता है, प्रकार से उसने क्वेश्चन कई मरतबे पूछा है, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे हमने रणनीति के आधार पे बताया, तो एफडीआई को रणनीति के आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे हमने कहा सबसे पहले कि क्षैतिज एफडीआई क्या होती है। जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में उसी उद्योग में अपना विस्तार करती है जहां वह पहले से काम कर रही होती है, तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल एफडीआई, यानी कि क्षैतिज एफडीआई। अब उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी का चीन में फ़ोन स्टोर खोलना, ये एक कहलाएगा क्षैतिज एफडीआई। ऊर्ध्वाधर एफडीआई क्या कहलाता है, यानी इसी को कहते हैं वर्टिकल एफडीआई। जब कोई कंपनी अपनी आपूर्ति श्रृंखला के अलग स्तर पर विदेशी कंपनी में निवेश करती है तो वो कहलाता है वर्टिकल एफडीआई। उदाहरण में एक ऑटोमोबाइल निर्माता का किसी विदेशी कंपनी में निवेश करना जो उसके लिए कच्चा माल बनाती है, वो कहलाता है वर्टिकल एफडीआई कहलाता है। इसके बाद आ जाता है कांग्लोमेरेट एफडीआई, यानी इसी को कहते हैं समूह एफडीआई। जब कोई कंपनी किसी ऐसे विदेशी व्यवसाय में निवेश करती है जिसका उसके मुख्य व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी का किसी खाद्य प्रसंस्करण में इकाई में निवेश करना, ठीक है, ये होता है समूह एफडीआई। प्लेटफॉर्म एफडीआई क्या कहलाता है, तो जब एक देश है, ये जैसे मान लो पोलैंड देश है,
एक देश में निवेश करके वहाँ से उत्पादकों को तीसरे देश जैसे यूरोप के अन्य हिस्सों में निर्यात किया जाता है तो वो प्लेटफॉर्म एफडीआई कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जर्मनी की कंपनी का पोलैंड में फैक्ट्री लगाना ताकि वहाँ से सस्ते श्रम का उपयोग करके यूरोप के बाकी हिस्सों में निर्यात कर सकें। ये तो था एफडीआई के रणनीति आधार पे प्रकार। अब हम निवेश के आधार पे जो 2 प्रकार हमने बताए वो समझते हैं। पूरा टॉपिक कवर होगा, हम आपको बता रहे हैं पूरा एक एक टॉपिक कवर होगा। बस आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। बस वीडियो को सिर्फ आपको शेयर करना है, पीडीएफ आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, सिर्फ वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे हमने क्या बताया, ग्रीन होने वाले हैं एफडीआई के प्रकार में। अब एफडीआई के प्रकार में हम लोग निवेश के आधार पे देखने वाले हैं। तो जैसे पहला है ग्रीन फील्ड निवेश, तो इसमें बिल्कुल नई कंपनी या फैक्ट्री स्थापित करना भारत के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार की दृष्टि से उपयोगी है। तो यह ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या कहलाता है, जो बिल्कुल नई कंपनी या संस्था को स्थापित करना ग्रीन फील्ड एफडीआई के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा भारत में रोजगार इसी से मिलता है, ग्रीन फील्ड एफडीआई से। ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होता है, तो पहले से चल रही किसी कंपनी में हिस्सेदारी का खरीदना 10% या उससे अधिक, ये कहलाता है ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड एफडीआई का मतलब है कि भारत में कोई कंपनी चल रही हो उसमें हिस्सेदारी खरीदना, ठीक है। लेकिन जो ग्रीनफील्ड एफडीआई होता है उसमें नई कंपनी को इस्टेब्लिश करना इसके अंतर्गत आता है। चलिए तो ये हमने चीज़ें यहाँ पे समझी। इसके बाद हम लोग समझते हैं एफडी। अब हम लोग देखने वाले क्या हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन बनता है ये नवीनतम डाटा है। तो यह तो बिल्कुल अपडेट डाटा है, मार्च 2025 तक का अपडेट डाटा है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो ग्रॉस एफडीआई हमारी वो कितनी है। तो ग्रॉस एफडीआई जो है हमारी लगभग 81.4 बिलियन डॉलर के करीब है। यह 2023-24 में लगभग 14% बड़ी वृद्धि थी, जिस और पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक रही है। तो कितनी, 14% की, ये बात आपको याद रखना है। एफडीआई इक्वलिटी कितनी है, तो ये लगभग 50 बिलियन डॉलर, यानी कुल में बड़ा हिस्सा लगभग 13% इसकी वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा जो है इसमें एफडीआई जो हमको प्राप्त करता क्षेत्र है वो कौन सा है, तो सर्विस सेक्टर है। ये कई बार पूछा गया है। सेवा क्षेत्र है जहाँ से लगभग 19% शेयर लगे हुए हैं, ठीक है, 19%। तो सर्विस सेक्टर पे कितना, 19%। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड ट्रेडिंग वाला पोर्शन आता है। तो सबसे पूछ ले, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से प्राप्त होता है, किस सेक्टर से प्राप्त होता है, तो आप बताओगे सर्विस सेक्टर से, इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, फिर इसके बाद ट्रेडिंग वगैरह से, ठीक है। अब पूछता है इसमें एफडीआई कंट्री, जैसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो एफडीआई कंट्री कहाँ से आता है, ठीक है, एफडीआई कहाँ से आता है। जैसे सिंगापुर पहले नंबर पे है, सातवीं बार ये पहले नंबर पे है, सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत है। उसके बाद मॉरिशस, फिर यूएसए, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है, तो सिंगापुर है, उसके बाद मॉरिशस है, इसके बाद यूएसए, फिर है यूएई, फिर है नीदरलैंड, ठीक है। तो ये एफडीआई के सोर्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा एफडीआई कलेक्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं राज्य स्तर पे देख लें। तो राज्य स्तर पे अगर हम लोग देख लें एफडीआई के लिए, जैसे हम लोग राज्य स्तर पे एफडीआई को देख लें तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है, लगभग 19.6 बिलियन डॉलर। इसके बाद है कर्नाटका, लगभग 6.62 बिलियन डॉलर। फिर दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु आदि भी प्रमुख है। टॉप सेक्टर जिन पे इन्फ्लो होता है तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी हो गया, कम्युनिकेशन सर्विस इत्यादि में सबसे प्रमुख निवेश रहता है। तो एफडीआई के लिए आपको यहाँ डाटा में क्या याद करना है, तो डाटा में याद करना है कि जो सबसे ज़्यादा जो हमारी एफडीआई सेक्टर है वो है सर्विस सेक्टर, इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड ट्रेडिंग। और यूरो में कौन है, तो पहले नंबर पे है सिंगापुर, फिर है मॉरिशस, फिर है यूएसए, फिर यूएई, फिर नीदरलैंड। इसके अलावा अगर राज्यों में पूछ ले तो राज्यों में पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे दिल्ली। बस आपको इतना याद रखना है, इतने से ही आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, वो क्षेत्र हम लोग देखने वाले हैं जहाँ पे एफडीआई की अनुमति नहीं है। जैसे कहाँ पे, तो जैसे लॉटरी व्यवसाय पे, ठीक है, जुआ सट्टेबाजी में, चिट फंड में, निधि कंपनियों में, सिगरेट और तंबाकू निर्माण में, परमाणु ऊर्जा और रेल संचालन में भी एफडीआई की अनुमति नहीं है।
निवेश करने की इनमें अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब ये देख लीजिए, यही बैच है जो भाई आर ओ के लिए आया है बैच। ठीक है, अभी ऑफर पे बैच चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट डीप नोट्स होंगे जो आपके पीसीएस तक के लिए काम आएंगे। ठीक है, 2026 टारगेट करके इसको बनाया गया है, तो आप लोग जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 599 इसकी फीस भी है। ठीक है, तो आप जा करके इस बैच को ज्वाइन करेंगे। बैच स्टार्ट है 20 जनवरी से, कंप्लीट हो जाएगा 20 फरवरी। एक महीने में आपको पूरा कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा, अपडेटेड नोट्स ही मिलेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, ये पूरा डेप्थ नोट्स होगा जो पीसीएस के लिए भी काम आएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एफडीआई के बारे में बेसिक फैक्ट, एफडीआई के मार्ग, फिर एफडीआई को नियंत्रित करने वाले कानून, फिर एफडीआई के रिलेटेड फुल फॉर्म, फिर एफडीआई और इसके बाद एफपीआई के बारे में अंतर, फिर एफडीआई के प्रकार, एफडीआई के जो प्रकार थे रणनीति आधार पे, इसके अलावा निवेश के आधार पे, फिर हमने नवीनतम आंकड़े देखे। नवीनतम आंकड़े देखने के बाद हमने वो क्षेत्र देखे जहां पे एफडीआई को निषिद्ध कर रखा गया है। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं अपने क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। प्रत्यक्ष यानी एफडीआई कहते हैं, एफडीआई कहते हैं। किसे एफडीआई कहते हैं? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में शेयर खरीदने वाली विदेशी कंपनी को, या विदेशी देश पेंशन फंड भारतीय शेयर बाजारों में निवेश करने वाली कंपनी, या एक विदेशी मर्चेंट बैंकर भारतीय शेयर बाजारों में शेयर खरीद रहा है, या भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाली कंपनी, या भारत में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने वाली कोई भी विदेशी संस्था। तो आपको हमने क्या बताया था कि जो भी कंपनी शेयर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, या पेंशन फंड लगाए, या फिर बैंक रिलेटेड जो है वो सब किसके अंतर्गत आती है? वो आती है एफपीआई के अंतर्गत। ये भी एफपीआई, ये भी एफपीआई। और हमने क्या बताया था, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो आएंगे एफडीआई के अंतर्गत। तो हमने कहा था इससे क्वेश्चन भी आता है। एफडीआई एफपीआई से के जब हम डिफरेंट बता रहे थे तब हमने ये चीज़ आपको समझाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। चलिए, अगला देखते हैं। एक देश में जहाँ पे निजी सदस्य संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं या देश के शेयर और बॉन्ड बाजारों में खरीदारी करते हैं, वहाँ पूंजी की प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विदेशी पोर्टफोलियो यानी निवेश सूची निवेश, या निजी क्षेत्र निवेश, या सार्वजनिक क्षेत्र निवेश, या प्रत्यक्ष निवेश। तो क्या कहला जाएगा? तो हमने आपको ये बात बताया था कि क्या बैंक में जमा राशि, बॉन्ड खरीदना, शेयर खरीदना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो एफपीआई के अंतर्गत आता है। उसी को कहते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। यही आपका सही जवाब है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आप टेकल कर लोगे। निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? तो मंत्रालय हमने आप लोगों को बता दिया था कौन सा था, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हमने ऊपर ही आपको बताया था। ये बाकी सारे इसमें ऑप्शन में गलत है। चलिए, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग हैं? तो हमने आपको बताया था कि इसके 2 मार्ग हैं। एक कौन सा बताया था? ऑटोमेटिक, दूसरा बताया था सर्विस वाला। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल मार्ग। तो ये आपने देखा 2 इसके मार्ग हैं। चलिए, अब देखते हैं हम लोग एफडीआई सुधार और परिभाषा युक्तिकरण के लिए निम्न कौन सी समिति का गठन किया गया था? हमने सबसे स्टार्टिंग में बताई थी कौन सी समिति थी, तो मायाराम समिति थी। अरविंद मायाराम समिति के द्वारा इसमें सुधार और परिभाषाओं का युक्तिकरण करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, ये आपने यहाँ पे समझा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विदेशी निवेश में सरकारी मार्ग का क्या अर्थ है? सरकारी मार्ग का क्या अर्थ है? सरकारी अनुमोदन के बिना निवेश, सरकार द्वारा किए गए निवेश, ऐसे निवेश जिनके लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, या सरकारी बांडों में निवेश। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें देंगे अगर आपने अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो भरोसा रखो इस बात का कि एफडीआई से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरा इसमें निचोड़ एफडीआई का आप लोगों को हमने देने का प्रयास किया है। तो आप
आशा करते हैं कि चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी और आप अच्छे से इन चीज़ों को कवर भी कर रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।